प्रिय साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में हम पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मौर्योत्तर हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद हम जल्दी ही गुप्त जो है साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। आज जो मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये इतिहासकारों के मतों से किन किन इतिहासकारों का क्या क्या मत था वो हम लिख के देखेंगे। और वास्तविकता में इतने बड़े साम्राज्य का पतन के एक कोई कारण नहीं हो सकता। मुख्य रूप से इतना बड़ा साम्राज्य जिसको अशोक ने बनाया था और जो कर्नाटक से लेके जम्मू और बंगाल से लेके ईरान तक शासन फैला हुआ था। इसके बाद अशोक के बाद जो कि एक केंद्रीयकृत ढांचा में बना हुआ था, ये विकेंद्रीयकरण का कुछ स्वरूप लिया और कहीं ना कहीं इसके पीछे कई कारण थे, सांस्कृतिक प्रिय और ये कारण भी थे। कुछ हिंदू ब्राह्मणवाद के भी कुछ कारण रहे हैं, कुछ ऐसे भी कारण रहे हैं धार्मिक कारण, और उसके बाद प्रशासनिक कारण भी रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं। और उसके बाद हम मौर्योत्तर देखेंगे। आज हम पतन के बारे में लिखते हैं। मौर्योत्तर काल में ये मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके पुष्यपुत्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। यहाँ से 187 ईस्वी पूर्व से यहाँ से शुरू होता है मौर्योत्तर काल। और पुष्यपुत्र शुंग द्वारा जो एक ब्राह्मणवाद का फैलाव मिलता है, बौद्ध स्तूप कहा जाता है, 84,000 बौद्ध स्तूप पुष्यपुत्र शुंग ने तोड़ा था। और यह जो है अश्वमेघ यज्ञ भी करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब आगे पढ़ाएंगे मौर्योत्तर में तो हम पुष्यपुत्र शुंग को ये पूरा एक वीडियो लेना पड़ेगा। आज हम मौर्य काल के पतन के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि किन किन इतिहासकारों का क्या मत रहा है और वास्तविकता में मौर्य के पतन के क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अशोक के काल के बाद केवल 50 वर्ष तक ही शासन चला। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से ढह गया और अशोक के बाद कुणाल शासक बना। हालांकि कुछ समय के लिए दशरथ और ऐसे भी शासक बने, लेकिन कुणाल जो शासक बनता है, तो हम लिख लेते हैं एक फैक्ट वाइज। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। ये पुराणों में लिखा गया है, पुराण में हमको मिलता है, इसलिए हम पुराण लिख लेते हैं। जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। फिर एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का शासक उस समय जालौक नामक व्यक्ति था, वो भी हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जालौक नामक शासक, जो कि कश्मीर का शासक था, उस समय जालौक कश्मीर का शासक था। फिर ये चीज तो हमने अशोक के बाद कुछ ऐतिहासिक चीज देखा कि अशोक के साम्राज्य के बाद ये बने और ऐसा था। अब हम पतन में देखते हैं कि किन विद्वानों ने क्या कहा। हालांकि किसी एक कारण का जिम्मेदार, एक कारण को कोई धार्मिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, प्रशासनिक शिथिलता हो, या कोई जो है ब्राह्मण कट्टरवाद हो, या ऐसी कोई एक स्थिति जिम्मेदार नहीं है। तो हम
सारे कारण लिख लेते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि अशोक के बाद शासक कौन बना, या जब अशोक के बाद कुलाल शासन पे बैठता है तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था, ये भी एग्जाम में आ चुका है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम एक लिख लेते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा ये पतन के कारण में। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण पर्याप्त नहीं है। पतन के लिए कोई एक कारण पर्याप्त नहीं है। और पतन के कुछ कारण हैं, उनको हम नीचे लिख लेते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं पतन या मौर्य साम्राज्य के पतन के, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इतिहासकारों द्वारा जो बताया गया है, इतिहासकारों द्वारा, इधर हम इतिहासकार लिख लें, इधर पतन के कारण लिख लें। इधर इतिहासकार और इधर पतन के कारण लिख लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद शास्त्री, हरिप्रसाद शास्त्री ये धार्मिक नीति को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिसमें कट्टर ब्राह्मणवाद की बात करी जाती है, जिसमें ब्राह्मण विरोधी, कट्टर ब्राह्मणवाद शुंग वंश में ब्राह्मणवाद आता है, जिसमें ब्राह्मण विरोधी बताया गया है मौर्य साम्राज्य को। तो ये पहला फैक्ट हम लिख देते हैं। फिर दूसरा, हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी ये कहते हैं अहिंसक और शांत प्रिय जो राज्य जो अशोक ने स्थापना किया था वो कारण है। तो यहां लिख लेते हैं अहिंसक एवं शांत प्रिय राजवंश की जो स्थापना हुई, ये उसके एक कारण बताते हैं। फिर तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये इतिहासकार हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, डीडी कोशाम्बी। हालांकि डीडी कोशाम्बी जैसे ही हम नाम देखें तो डीडी कोशाम्बी हमेशा आर्थिक दृष्टिकोण को लेके इतिहास को देखा है। कहीं भी डीडी कोशाम्बी का अगर नाम हम देखेंगे तो हम ये आर्थिक कारण हम लिखेंगे। तो ये याद रखें, मौर्य साम्राज्य हो या कोई भी साम्राज्य हो, डीडी कोशाम्बी आर्थिक दृष्टि से इतिहास को वो परिभाषित करते हैं। और इतिहास से, आर्थिक इतिहास से वो कहते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक और सारे समाज का बदलना वो अपनी जो है इतिहास में उस दृष्टि से देखते हैं। तो हम जब डीडी कोशाम्बी का नाम देखेंगे तो आर्थिक कारण देखेंगे, इन्होंने आर्थिक कारण बताया है, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, हालांकि कोई एक व्यवस्था तो नहीं कहा जा सकता है जिम्मेदार है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था हो सकता है। इतने बड़े साम्राज्य का एक
जब अशोक जैसे जो शासक हैं, जितने मतलब इतने शक्तिशाली, और जब इतने शक्तिशाली शासक के बाद कोई ऐसा शासक आता है जो इतने बड़े शासन की व्यवस्था नहीं संभाल सकता, तो उस समय आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है और पूरे साम्राज्य का एकाधिकरण या एकीकरण का संभव ना हो पाना ही एक आर्थिक कारण के रूप में आया होगा। तो ये आर्थिक कारण भी हो सकता है। फिर चौथा एक डीएन झा थे, चौथा लिख लेते हैं डीएन झा। ये कहते हैं कमजोर शासक। इनका भी कहना कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि अशोक के इतना शक्तिशाली के बाद जितना भी शासक आए वो सब कमजोर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया, इतने शक्तिशाली थे, बिंदुसार ने उसको संभाले रखा, और अशोक ने इतना विस्तृत किया, और अशोक के शासन के बाद ये कमजोर शासक थे, जिससे कि ये प्रशासन का ढह जाना, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाना एक कारण लगता है। फिर पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट, रोमला थापर। रोमला थापर महोदय जो कि प्रशासनिक बात करते हैं, केंद्रीय प्रशासन का जो है कमजोर हो जाना एक कारण बताते हैं, अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। तो हम लिख लेते हैं, दोनों बातें हमने लिख लेते हैं। एक तो पहला लिख लेते हैं केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना, अधिकारी का अप्रशिक्षित होना। ये दोनों बातें अपनी जगह पे हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय प्रशासन जब ढीला पड़ा और जो अधिकारी थे वो अप्रशिक्षित थे। जैसे कि जब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय जो प्रशिक्षण दिया जाता था चाणक्य के, और भी जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, बहुत ज्यादा मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और उनके बाद कमजोर शासक थे, और केंद्रीय प्रशासन का कमजोर होना और केंद्रीय प्रशासन की जगह पर विकेंद्रीकरण स्थिति आई होगी, और अधिकारी का अप्रशिक्षित होना हुआ होगा, जिससे कि मौर्य प्रशासन का ढह जाना लगा होगा। तो हम देखते हैं साथियों, इसके बाद अगले वीडियो में हम मौर्योत्तर काल चलेंगे। मौर्य खत्म समाप्त हो गया है। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।